बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ फरजाना सिद्दीक। 92 न्यूज़ लेकर आया है आपके लिए एक नया प्रोग्राम खबर क्या है। इस प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि खबर के अंदर खबर क्या है और उसके पीछे की कहानी, वो तमाम हकायक जिनको छुपाने की कोशिश की जाती है। सियासत के साथ साथ सियासतदानों के रवैयों पर भी बात होगी कि वो कितनी आसानी से अपने मुफाद को कौमी मुफाद का नाम दे लेते हैं। अवामी मसाइल हल करने के दावेदार कैसे सारे कौमी मसाइल हड़प कर जाते हैं। पाकिस्तानियों का ये हक है कि वो जान सकें कि कैसे ठंडे बंद कमरों में बैठकर ब्यूरोक्रेसी के बाबू मुल्क की तकदीर लिख रहे हैं। ऐसा क्यों है कि इस गरीब मुल्क की अफसरशाही अमीर से अमीर तर हो रही है? क्यों काम की सरकारी फाइलें कहीं सुर्ख फीतों में लिपटी पड़ी रह जाती हैं? हम आपको बताएंगे वो सच जिसको जानना आपका हक है, क्योंकि यह है आपका अपना प्रोग्राम खबर क्या है। प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो हमें अपनी खबरों से आगाह करेंगे, उनसे जानेंगे कि खबर क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा अनवर हुसैन सुमरा और इसके साथ मौजूद हैं मंसूर मुगीरी और हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन। नाज़रीन, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी पीटीआई के मुकाबले में एक और सियासी जमात की तैयारी है। नून लीग के साबिक रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पार्टी के बानियान में शामिल होंगे। नई सियासी जमात बनाने के लिए सरगर्म शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते भी जारी हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, हाजी लश्करी रईसानी, ख्वाजा मोहम्मद होती पहले ही पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जून में पार्टी के बाकायदा क़याम की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब ऐसे हालात में जब मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है, क्या एक नई जमात का क़याम मुल्क के सियासी मंजरनामे को बदल सकता है? इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन। जी जावेद, बताइए अंदर की खबर क्या है? जी देखें, अंदर की ख़बर ये है कि एक नई सियासी जमात जो है वो सियासी उफ़क़ पर जो है वो उभरने जा रही है। और जैसा कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाती थी कि सियासी मंजरनामे में उसका एक एडिशन हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो एक मोनोपोली थी सियासत में, उसको उसने तोड़ा। अब एक और नई सियासी जमात जो जिसका नाम अभी फ़ाइनल होना है, लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि इसका जो पाकिस्तान रिफॉर्म्स पार्टी के हवाले से नाम तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा भी नाम अभी ज़ेर गौर है, फाइनलाइजेशन के मराहिल में है। इस हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म जैसा कि हैं, और इसी के साथ साथ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और हाजी लश्करी रईसानी और ख्वाजा मोहम्मद होती जो हैं, ये इनके साथ शामिल हुए थे। और आपको याद होगा कि इन्होंने इमर्जिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार्स का इनेकाद करना शुरू किया और उस पर फिर पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक रोड मैप जो है वो बताना शुरू किया था। तो इस हवाले से तमाम तर जो लोग थे, उन्होंने मिल के अब ये फैसला किया है कि एक सियासी जमात का बाकायदा तौर पर उसकी बुनियाद रखी जाए। और हमें ज़राए ने बताया है कि इस सियासी जमात का आइंदा माह जून के अंदर जो है वो उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और मुमकिन तौर पर जो पार्टी के पहले सदर होंगे वो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे। और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ साथ जो दीगर जो रहनुमा है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और दीगर जो इसमें जो बानी रुकन हैं, उनको भी अहम ओहदे दिए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि PTI दौरे हुकूमत में जो सेहत से मुतालिक मामले खसूसी रहे डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, वो भी बाकायदा तौर पर इस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनको अहम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, जिसमें जो पार्टी का फाउंडेशन विजन है उसकी तैयारी में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो ज़राए बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी एक बड़ा मिशन लेके इस जमात के लिए चल रहे हैं और उनके पास टाइम भी कम है, जैसा कि जो लॉन्चिंग है। तो शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं के साथ राब्ते कर रहे हैं जिनका पार्टी क़यादत के साथ कहीं ना कहीं इख्तलाफ पाया जाता है या वो मौरूसी सियासत से तंग आ चुके हैं, जिसमें अभी ज़राए ने बताया है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो आजकल कोशिश कर रहे हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक को मुस्लिम लीग नून से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक को जो है वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो मुस्लिम लीग नून छोड़ के इस सियासी जमात में शामिल हो जाएं। अब इसकी जो हीट है उसे हम महसूस इस तरीके से कर सकते हैं कि
11 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल का इजलास तलब किया है, जिसमें जो सदारत है वो दोबारा से कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को दिए जानी है। और ज़राए ने ये बताया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने के ऊपर भी इत्तेफाक किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर। तो यकीनन ये उसी चीज़ की हीट है कि ऐसा ना हो कि ख्वाजा साद रफ़ीक पार्टी को खैरबाद कह के इस नई पार्टी में चले जाएँ। इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल का जो साबिक गवर्नर सिंध हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद, उनके साथ रब्ता हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इनके साथ लाइक माइंडेड होने का इजहार किया है। मुमकिन तौर पर आने वाले वक्त में उनकी शमूलियत का भी ऐलान सामने आ जाएगा। इसी तरह से गुज़िश्ता चंद रोज से कबल जो है वो मोहम्मद जुबैर जो कि मुस्लिम लीग नून। ठीक है जावेद हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी मौजूद हैं। मिफ्ता साहब को हम वेलकम टू द शो कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो पार्टी के हवाले से बताइए, पार्टी बनाने का ख्याल कैसे आया? बीबी, सच्ची बात तो ये है कि एक दिन शाम को प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैं वज़ीर ख़जाना उस ज़माने में होता था और शाहिद भाई वज़ीर नहीं थे, PDM की हुकूमत थी लेकिन इन्वॉल्व होते थे। तो एक दिन शाम को हमारी मीटिंग हुई गैस प्राइसेस के ऊपर। हमने कुछ सिफारिशात दी थी, वो मुस्तरद हो गई। और जब शाम को हम लोग, उससे पहले बहुत सारी मीटिंगों में पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, दीगर कीमतों के ऊपर बहस मुबाहिसे चलते थे। तो शाम को जब जा रहे थे, मुझे शाहिद भाई घर छोड़ रहे थे, तो मैंने शाहिद भाई को कहा कि हमारी लेगेसी ये नहीं होनी चाहिए कि मेरी आपकी खबर पे ये लिखा हुआ हो कि ये वज़ीर ख़जाना रहा है या ये वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन ये होना चाहिए कि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है कि हम हमारे जाने के बाद भी 4 आदमी हमको दुआएं दें। तो सियासत में रहने का मकसद ही होता है कि आप मुल्क की कुछ ना कुछ खिदमत कर सकें, मुल्क की कुछ ना कुछ मदद कर सकें। शाहिद भाई हो गए, मुस्तफ़ा हो गए, मैं हो गया। हम एक अल्लाह ताला ने हमको बड़ी प्रिविलेज दी है इस मुल्क के अंदर। जो भी इज़्ज़त मिली है दुनिया में मुझे, पाकिस्तान में, वो इस मुल्क की वजह से मिली है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मुल्क के लिए तो क्या फ़ायदा है। तो अब मैं समझता हूँ कि वक्त ऐसा आ गया है, और सच बता रहा हूँ बहन के इस वक्त हर जी शऊर पाकिस्तानी जो है ना वो परेशान है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए। आप देखें कि जब एक कश्ती कुछ अर्से पहले लिबिया से स्पेन जाते हुए जब डूब गई माइग्रेंट्स की कश्ती, तो आधे लोग उसमें पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी लड़के भटक रहे हैं दुनिया में, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी लड़के तो नहीं होते उसमें, हिंदुस्तानी लड़के तो नहीं होते। हमारे बच्चे क्यों अपने मुल्क को छोड़ के, अपनी माँ बाप को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपनी ज़मीन को छोड़ के बेचारों को जाना पड़ता है। हमने इनकी मुस्तकबिल को एक तो गिरवी रखा दिया है कर्ज लेकर, फॉरेन करेंसी में कर्ज लेकर, और दूसरा हमने उनके मुस्तकबिल को तबाह कर दिया, उनको तालीम ना देकर। आधे बच्चे आपके 2 करोड़ 60 लाख बच्चे आपके स्कूल में नहीं हैं। जो बच्चे आपके स्कूल में, उनको भी आप रट्टे लगवा देती हैं, थोड़े बहुत कुछ नहीं पढ़ाती हैं। तो हम दुनिया से कम्पीट भी नहीं कर सकते। हम जहाँ पे मुल्क को लेकर आ गए हैं, ये हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पर जो हम लोग जो हुकूमतों में रहे हैं, जो प्रिविलेज लोग हैं, हमारे लिए शर्म का मुकाम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक नए आइडियाज़ को लेकर आएँ और एक नई चीज़ कोशिश लोगों के सामने पेश करें। लोगों को अगर समझ में आती है बात तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 168 पार्टियाँ हैं, हमारी और पार्टी हो जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अब हमारा मुल्क जो है, हमको लग रहा है कि बहुत तकलीफ में है, और अगर इस वक्त पाकिस्तानी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मिफ्ता साहब, पहले से मौजूद जो बड़ी सियासी जमातें हैं, कोई ना कोई ऐसा लीडर उसमें ज़रूर है जो जिनके नाम पर जो है कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाता है, और आप जो पार्टी बनाने जा रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी शख्सियत है कि आपको लगता है कि वो कारकुनान को मुतहर्रिक करने में बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो मुतहर्रिक कर सकेगी? कोई भी शख्सियत नहीं। ये पार्टी शख्सियत की पार्टी है ही नहीं। मैं जानता हूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पार्टी थी वो आज भी वोट लेती है तो भुट्टो के नाम पे लेती है। बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून जो है उसका तो नाम में नवाज लिखा हुआ है, और मियां नवाज शरीफ की फ्रेंचाइज है, उनका वोट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इसी तरह PTI जो है वो भी इमरान खान साहब का वोट है। इमरान खान साहब के अलावा PTI का कोई वजूद नहीं है, ये हम जानते हैं। हमारी कोशिश ये नहीं है कि शायद अब्बासी कोई वज़ीर बन जाए या वज़ीर आज़म बन जाए या मुस्तफ़ा नवाज़ कहीं पावर में आ जाए या मिफ्ता आ जाए। हमारी कोशिश ये है कि आज हम जब ये पार्टी बनाएं और हमारे ये मैं आपके साथ जो बैठा हुआ हूँ और ये शो कर रहा हूँ, तो कोई 18 साल का बच्चा या बच्ची किसी भी घराने से हो, किसी गांव से हो, किसी शहर से हो, कोई अमीर घराने से हो, कोई गरीब घराने से हो, पढ़ा लिखा हो, मेहनती लड़का हो,
वो हमारी या लड़की वो हमारी पार्टी ज्वाइन करे और 20 साल बाद वो पार्टी का सदर बन जाए, 25 साल बाद वो पार्टी का सदर बन जाए, वो पार्टी को लेकर चले। मिफ्ता इस्माइल जिंदा रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 60 साल का हो गया हूँ, शाहिद भाई 65 साल के हो गए। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये तो हम पाकिस्तान की फ्यूचर और ना हमारी अपनी औलादों के लिए कर रहे हैं, ये हम पाकिस्तान की जनरेशन के लिए कर रहे हैं। ये हम समझ रहे हैं कि इसको एक पूरी दुनिया में सियासी पार्टियां होती हैं जिनको 200 3-3 साल का मुस्तकबिल होता है। हम किसी एक खानदान के ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे जितना कुछ खानदानों के ऊपर बोझ है, या किसी एक शख्सियत के ऊपर नहीं डालेंगे। शायद अब्बासी साहब अगर पहले सदर बनते हैं पार्टी के, जो मेरी उम्मीद है कि वो बने, तो मैं प्रपोज करूंगा उसका नाम, तो फिर भी जितने भी अच्छे आदमी हैं और मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि वो 2 टर्म से ज्यादा रहे ना। पार्टी के कानून में इसकी इजाजत होगी। 2 टर्म के बाद यू आर आउट, समबडी एल्स शुड कम इन। अगर आपकी पार्टी की कोई सोच नहीं है, आपकी पार्टी सिर्फ शख्सियत के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, तो फिर वो तो फायदा कोई नहीं है। तो मिफ्ता साहब, जो इस वक्त हमारी मुआशी सूरत हाल चल रही है और जो सियासी सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल में नई सियासी जमात जो है वो अपनी जगह बना पाएगी और उस तरह से स्टेबल हो सकेगी, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसी कोई शख्सियत भी नहीं है जो कारकुनान को मुतहरिक कर सके? मेरी बहन, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि 10 में से 4 पाकिस्तानी खते गुर्बत के नीचे रहते हैं। मुझे ये पता है कि लाखों बच्चे जो हैं वो भूखे रात को सोते हैं। मुझे ये पता है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। मुझे ये पता है कि 78% बच्चे सिंध के अंदर जो हैं वो 5वीं जमात के बच्चे 2 क्लास की दूसरी जमात की मैथ या उर्दू नहीं कर सकते। मुझे ये पता है कि 58% बच्चे जो हैं वो हमारे स्टंटेड हैं। मुझे ये पता है कि हम 80,000 जानों की नजराना पेश कर चुके हैं, लेकिन हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि तालिबान अच्छे हैं या बुरे हैं। मुझे ये पता है कि हम 2 जंगें हिंदुस्तान से लड़ चुके हैं, पता नहीं कितनी मसाइल हो चुके हैं, लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सके कि हमारा ऑब्जेक्टिव हिंदुस्तान से तजारत करना है या कश्मीर के ऊपर आज़ादी की बात करनी है। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान जो है वो $30 अरब से ज़्यादा की बरामदात नहीं कर पाया है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम पीछे रह गए। हिंदुस्तान आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया। उनके बच्चे IT पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे जो है वो बाईसाइकिल की दुकानों में काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे पता है। मुझे ये नहीं पता कि मेरी पार्टी या ये पार्टी कामयाब होगी कि नहीं, वो मैं लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। इतनी सी गुजारिश आपसे कर देता हूँ, जो कि मैं ये वादा नहीं कर सकता आपसे कि हम कभी कामयाब होंगे। मैं ये वादा जरूर करता हूँ कि अगर कभी कामयाब हुए तो आपके वोटों से कामयाब होंगे, किसी के कांधों पे नहीं आएंगे। ज़रूर। हमारे नुमाइंदा खसूसी जावेद हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद, क्या कहेंगे आप इस खबर के हवाले से? जी, मिफ्ता साहब से मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि मिफ्ता साहब, जो मॉडल है आपकी जमात का जिसको आप बनाने जा रहे हैं, वो दीगर सियासी जमातों से किस तरह से मुख्तलिफ है कि उसके अंदर जैसे कि अभी आपने बात की कि कोई शख्सियत नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि आप किसी पर्सनैलिटी बेस्ड जो नैरेटिव है या बयानिया है पार्टी का उस पर नहीं जा रहे, बल्कि आम तौर पर आम आदमी को उसमें शामिल करना चाहते हैं। तो इसमें पब्लिक की अट्रैक्शन कैसे होगी? क्योंकि अमूमी तौर पर पाकिस्तान में जो सियासी जमातें जो सियासत करती हैं वो या तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे करती हैं या मईशत पर बात की जाती है। तो आपके पास ऐसा क्या है जो अवाम को अट्रैक्ट करेगा, और पार्टी का जो मॉडल है वो दीगर जमातों से किस तरह मुनफरिद होगा? सर, हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं होंगे या शख्सियात नहीं होंगी। आज भी आपके सामने मैं टीवी पे बैठा हूँ, शाहिद भाई को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है इस मुल्क में कि कहीं पर भी जा रहे होते हैं तो 4 आदमी आके इनके साथ सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, उनसे हाथ मिलाने आते हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज की बड़ी इज्जत है, ऐसी बात नहीं है। ये बात नहीं कर रहा हूँ कि शख्सियत नहीं होगी पार्टियों में, लेकिन वो शख्स परस्ती नहीं होगी, खानदान परस्ती नहीं होगी कि बस एक ही शख्स है। वो एक शेर है ना कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में गया। तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही शख्स पार्टी में होगा। मतलब ये कि पार्टी जो है वो आइडियाज़ की होगी, पार्टी शख्सियात की नहीं होगी। देखें, मैं आपको हमारी खामी बता दूं अभी से। ठीक है। हम 3 जो हैं, या जो आपने हाजी लश्करी का नाम लिया, आपने ख्वाजा खुती का नाम लिया, और भी हैं हमारे साथ। उस दिन हमारी मीटिंग हुई है, आपको भी पता है शायद कि मेहताब अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, जावेद अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, ज़हीम कादरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और भी दीगर लोग थे। लेकिन अभी तक हमारी जो हम 3 का अगर मैं हम बात करूँ, मेरी, मुस्तफ़ा की और शाहिद भाई की, तो हम 3 एक मखसूस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों मर्द हैं, तीनों की, मुस्तफ़ा की उम्र थोड़ी सी छोटी है, मेरी और शाहिद भाई की तो 60 और 65 साल उम्र है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ, और हमने कर लिया है, अभी हम नाम उनके नहीं ले रहे, कि बहुत सारी ख़वातीन भी हों, बहुत सारे नौजवान भी हों, और बहुत सारे मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हों कि जिनको डिफरेंट इशूज़ उनको अंदाज़ा होता है।
जब तक आप पूरे पाकिस्तान के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को जमा नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिसीज के अंदर वो नुआंस नहीं आएगा, पॉलिसीज के अंदर वो संजीदगी नहीं आएगी, वो कम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी जिसकी आपकी ज़रूरत है। मेरा जाविया है, शाहिद भाई का जाविया उनका जाविया है, लेकिन हमको अगर कुछ ख़वातीन भी शामिल हों, कुछ नौजवान भी शामिल हों, कुछ वर्करान भी शामिल हों, कुछ किसान भी शामिल हों, तो वो पार्टी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। उस पार्टी के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाएंगे। तो एक तो ये कि आइडियाज़ बेस्ड पार्टी होगी, फुल बेस्ड पार्टी नहीं होगी। और इसके अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लीडरशिप के अंदर आपको एक शख्स वाहिद फ़र्द वाहिद नहीं होगा या एक ख़ानदान वाहिद नहीं होगा, बल्कि तमाम लोग साथ होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिफ्ता साहब ये भी कहिएगा, आप एक नई पार्टी लेके आ रहे हैं, तो इस हवाले से ये भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि निज़ाम की ऐसे कौन से बेसिक एरर्स हैं जो आप अपनी पार्टी के जरिए वो ठीक करेंगे। बहन, मैंने जो आपसे गुजारिश की थी एक सेकंड पहले कि देखें कि अगर पाकिस्तान के हम पल्ला मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हमसे आगे निकल जाएं, अगर हमारे 40% बच्चे स्कूल में नहीं हों, इतने बच्चों में वेस्टिंग और स्टंटिंग हो, तो हम ये बात तो समझते हैं ना कि निज़ाम में गलती है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये मुल्क अशराफिया के में है और ये जो पॉलिसी होती है, इंटेंशन ख़राब नहीं होता, लेकिन पॉलिसीज़ वो होती हैं कि वो 1-2% या 5-7% पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाता है और बाकी पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि डेली लाइफ कितनी मुश्किल हो गई है, ना फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी है। हम तो बहुत पीछे रह गए और हमने अपने लोगों को पीछे रख दिया। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने PhD करी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ऐसी कोई पॉलिसी मेरे पास नहीं है या किसी के पास हो जिससे मुल्क तरक्की कर जाए लेकिन वो मुल्क के लोग जाहिल हों, जिससे मुल्क तरक्की कर जाए लेकिन वो मुल्क के बच्चे जहनी तौर पर कमज़ोर रह जाएं, वो मुल्क के बच्चे स्कूलों में नहीं जाते हों, उनके पास खाने की, अगर जिस बच्चे, आखिरी बात कर दूं कि जिस बच्चे को रात की रोटी नहीं मिली हो ना, उसको आप सुबह नहीं पढ़ा सकते। ये बात है। आप जो बेहतरीन दुनिया का टीचर ले आए, आइंस्टाइन को लाके बैठा दें उसको फिजिक्स पढ़ाने के लिए, अगर उसको रात की रोटी आपने नहीं खिलाई और सुबह नाश्ता नहीं दिया तो उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेगी ना, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अच्छा मिफ्ता साहब, ये बताइएगा कि थोड़ा पार्टी से मुतालिक हमारे जो देखने वाले हैं वो बहुत मुतजस्सिस हैं कि पार्टी कब लॉन्चिंग इसकी करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि किन किन अहम रहनुमाओं से आपके राब्ते इस वक्त हो चुके हैं, दीगर सियासी जमातों के या दीगर शख्सियात हैं। और दूसरा ये कि नाम के हवाले से जो हमें बताया गया था ज़राए की जानिब से कि 2 नाम ज़ेरे गौर हैं और एक नाम डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो कि आपके साथ शामिल हो चुके हैं, उन्होंने तजवीज़ किया था। तो नाम किस किस्म का ज़ेरे गौर है? गुजारिश ये है कि मैंने कुछ नाम तो लिए थे आपसे कि हम जो लास्ट मीटिंग करी थी उसमें मेहताब अब्बासी साहब भी तशरीफ़ लाए थे, ज़हीम कादरी साहब भी तशरीफ़ लाए थे। लेकिन जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सारे जाने पहचाने चेहरे भी हों। हम बिल्कुल, हमारी कोशिश है कि हम नए लोगों को लेकर आएँ, कारोबारी हज़रात को लेकर आएँ, ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स को लेकर आएँ, लॉयर्स हों, अकाउंटेंट्स हों, डॉक्टर्स हों, ये जो अपनी फील्ड्स के अंदर जिन्होंने अच्छा काम किया। और हमको बहुत सारे लोगों ने खुद कांटेक्ट किया है। जावेद भाई, मैं आपको बिल्कुल बिला मुकाबला बता रहा हूँ कि किसी से हमने कांटेक्ट नहीं किया, लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। लोग बहुत परेशान बैठे हुए हैं, लोगों को नज़र आ रहा है कि इस हुकूमत के पास और पाकिस्तान के पास अब कोई डायरेक्शन नहीं रहा है। ये डेली की लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी सियासतदानों के पास कोई डायरेक्शन नहीं रहा है। तो इनको लोगों को ये चाहिए कि पाकिस्तान में कोई एक एंकर डायरेक्शन हो कि जिससे हमको पता चले कि हम किधर जाएं। तो जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम उस किस्म के लोग लेके आए जिस पर नंबर 1 इंटेग्रिटी पे कोई सवाल कभी भी ना उठ सके, अल्लाह की मेहरबानी से, जैसे शाहिद अब्बासी साहब हैं। नंबर 2, उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई सवाल ना उठ सके कि उनको काम आता है। और नंबर 2, वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बात करें कि जो बात सच है वो कह दें। तो ये 3 चीज़ें हमने देखनी है। बाकी जो चीज़ जो ये 3 चीज़ों में बिलीव करता है वो सारे पाकिस्तानियों के लिए पार्टी जो है वो खुली है, वो तशरीफ़ लाए पार्टी के अंदर, हमारी मदद करें। नाम का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो अगेन एक मसला है कि शाहिद भाई ने पहले कहा था कि रिफॉर्म पाकिस्तान इसका नाम रखें क्योंकि रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि ये जमहूरी पार्टी है और डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है, तो वो जमहूरियत की एक शान ये होती है कि उस पर बहस होती है। तो अब वो बहस हो गई, अब उस पर 3-4 नाम आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने नाम दिए हैं, तो अब वो बहस हो रही है। अब मैं थोड़ी सी रिसर्च में बिलीव करता हूँ, तो हम थोड़ी सी रिसर्च करा रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये नाम जो है सामने आ जाएगा। मैं अभी बताने से कासिर हूँ, माजरत देता हूँ। और ये भी सजेस्ट किया गया कि उर्दू में नाम रखा जाए पार्टी का, तो उर्दू में कितने नाम हैं जो ज़ेरे गौर हैं जिस पर आप
कोई तहरीक है या पार्टी के हवाले से, जिस तरह से बाकी इस्तेहकाम पार्टी हाल ही में बनी, इस तरह से कोई नाम आपने तजवीज़ किया है? 168 नाम तो पाकिस्तान में पार्टियों के हैं। बड़ी मुश्किल है नाम ढूंढना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आप नाम सोचते हैं किसी न किसी का रखा है। ये रिफॉर्म पाकिस्तान का भी नाम हमारे एक सियालकोट के भाई ने किसी ने पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी के नाम से रखा हुआ था। तो मतलब हर किस्म का नाम रखा हुआ है, हम ये ढूंढ रहे हैं। नाम तो जाहिर है कि उर्दू में रखेंगे, और जिस तरह की मैं उर्दू बोलता हूँ आसान, वैसी आसान उर्दू में रखेंगे। मुश्किल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ना हो। और ये तहरीक या लीग या इस टाइप का नाम अब उनसे थोड़ा सा दूर रहेंगे। इस तरह किसी के नाम को कॉपी नहीं करेंगे। ठीक, एक नई पार्टी जो है, हमारी भी दुआ है कि एक अच्छी और बेहतरीन पार्टी जो है वो सामने आए। नाम के हवाले से अभी जो है वो डिसीजन नहीं लिया जा सका। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नमूसी जावेद हुसैन अपनी खबर से हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की नाअहली या तरजीहात का फुकदान, 8 माह से चेयरमैन और अरसा दराज से 3 मेंबरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तैनात नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से ग्रेड 16 से 20 तक की हज़ारों खाली आसामियों पर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इल्तवा का शिकार है। और ग्रेड 20 और 21 में वफाकी कैडर्स अफसरान की तरक्कियां भी मुतासिर हो रही हैं। साबिक चेयरमैन शाहिद अशरफ तारड़ ने निगरान हुकूमत में वफाकी वजीर बनने पर अगस्त 2023 को ये ओहदा छोड़ा था। चेयरमैन की बरवक्त तैनाती ना होने की वजह से कमीशन को इंतजामी और मालियाती मसाइल का सामना है, क्योंकि एक्ट के मुताबिक चेयरमैन पेपर्स बनाने, इम्तिहानात लेने और कामयाब उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ लेने के लिए पैनल ऑफ मेंबरान की मंजूरी देता है। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हुसैन सुमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं कि खबर क्या है। अनवर साहब बताइएगा। ये देखें, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये वफाकी हुकूमत को HR देता है। HR जो देता है उसमें ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 20 तक के ऑफिसर्स की ये रिक्रूटमेंट करता है। पहले एडवर्टीज़मेंट देता है, जितने वफाकी महकमे अपनी खाली असामियों की रिक्वेजिशन भिजवाते हैं उन पे ये इश्तिहार देता है। एप्लीकेंट जो अहल एप्लीकेंट हैं, जो पढ़े लिखे एप्लीकेंट हैं, उनसे दरख्वास्तें लेता है, उनको सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद जो पास लोग होते हैं उनका मेरिट आता है, पास होने वालों के इंटरव्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। उसके बाद ये अपनी सिफारिशात मुतल्लिका महकमों को या मिनिस्ट्रीज़ को भिजवाता है कि ये लोग आपके क्राइटेरिया पर पूरे उतरे हैं, लिहाजा इनको रिक्रूट करने की सिफारिश की जाती है। ये ग्रेड 16 के भी हो सकते हैं, 17 के भी हो सकते हैं, 18 के भी हैं, 19 के भी हैं और 20 में, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रेड्स में मुख्तलिफ ऑफिसर्स को भर्ती किया जाता है। अब सूरत हाल ये है कि शाहिद अशरफ तारड़ साहब इसके आखिरी चेयरमैन थे। जब वो निगरान हुकूमत में वफाकी वज़ीर बने, निगरान वफाकी वज़ीर बने, तो उन्होंने ये ओहदा छोड़ दिया, क्योंकि ये एक आइनी फोरम है, आइनी ओहदा है और अदारा भी एक आइन के तहत काम करता है। जब वो ओहदा छोड़ दिया तो उसके बाद, क्योंकि इसमें जो भी चेयरमैन है उसके पास ये इख्तियार हासिल है कि उसने पेपर जो लेने होते हैं उन कैंडिडेट्स के, जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अप्लाई करते हैं सीटों पे, जो पोस्टों पे अप्लाई करते हैं, उनके इम्तिहानात कंडक्ट करने के लिए पेपर्स बनवाने होते हैं, वो चेयरमैन का इख्तियार है। पास जो और उनके इम्तिहानात कब लेने हैं, कहाँ लेने हैं, सेंटर्स को कैसे मॉनिटर करना है, ये भी सारे वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद जब इंटरव्यू पैनल्स बनते हैं तो इंटरव्यू पैनल्स भी वो चेयरमैन साहब डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इंटरव्यू पैनल में कौन कौन से मेंबरान शिरकत करेंगे। अगर रेवेन्यू का है तो रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि इसमें तमाम जो मेंबरान होते हैं या चेयरमैन जो होता है ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इनमें रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस भी होते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ग्रेड 21 और 22 के ऑफिसर को 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे इनमें रखा जाता है और ये अपने ओहदे का हल्फ लेते हैं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ मेरिट पर जो है, जो अहल लोग हैं उनको रिक्रूट करने में हुकूमत की मुआवनत करेंगे। तो ये सारा काम वो वहाँ करना पड़ता है। अब चेयरमैन का ओहदा नहीं है, चेयरमैन साहब मौजूद नहीं है और 3 मेंबरान भी मौजूद नहीं है, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की HR जो है आए दिन ज़रूरियात जो नए तकाजे हैं उनके मुताबिक HR नई रिक्रूट करनी है। एक इस FPSC का जो अहम जो बेसिक ज़िम्मेदारी वो ये है कि जो हमारा प्राइम कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है जिसको हम CSS कहते हैं, जिसमें 13 कैडर होते हैं, जिनमें PAS के कैडर है, PSP हैं, फॉरेन सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विस है। ग्रेड 17 में डायरेक्ट इंडक्ट होते हैं जो जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, सिविल एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं, उनका इम्तिहान भी इन्होंने लेना आता है और उनकी इन्होंने कैडराइजेशन करके जो उन्होंने ऑप्शन स्टूडेंट्स ने दी होती हैं उनके हिसाब से उनकी एलोकेशन करके फिर वफाकी महकमों को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भिजवानी होती है कि ये
बंदे जो हैं ये अहल हैं, इनको इंडक्ट किया जाए, फिर वो ट्रेनिंग लेते हैं, CSA में लेते हैं, कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, उसके बाद उनकी स्पेशल कैडर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो फील्ड में पोस्टिंग लेते हैं। तो ये तकरीबन 8 माह से तातल का शिकार है। इसके अलावा एक और बहुत अहम काम करते हैं, जो ऑफिसर सर्विस में हैं और ग्रेड 19 से 20 में उन्होंने तरक्की करनी है, जिन्होंने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है या 20 से 21 में तरक्की करनी है, उसको कहते हैं नेशनल मैनेजमेंट कोर्स। उनकी प्रमोशन जो है वो चेयरमैन FPSC उस बोर्ड को हेड करता है, इसको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं, और वो हेड करता है, वो रिकमेंडेशन देते हैं कि आइदर दीज ऑफिसर आर सुटेबल फॉर प्रमोशन और नॉट। उसमें वो ऑफिसर का कैरियर देखते हैं, उसकी वो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हैं, एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स देखते हैं, उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि ये इसको प्रमोट किया जा सकता है, ये हमारे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन में रह सकता है, या इसको निकाल दिया जाए, इसका केस रेफर कर दिया जाए, इसको सुपरसीड कर दिया जाए, या ये करप्ट है, ये अहल है, ये अच्छी शोहरत का मालिक है, ये ईमानदार है, ये वर्किंग रिलेशन इसका बहुत अच्छा है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। वो भी साल में 2 बोर्ड होते हैं, ग्रेड 19 से 20 में तरक्की के लिए भी 2 बोर्ड, ग्रेड 20 से 21 में तरक्की के लिए भी 2 बोर्ड होते हैं। इसके अलावा एक और काम भी करते हैं चेयरमैन साहब, वो भी बड़ा अहम है, जो होता है ना ग्रेड 21 से 22 के लिए हाई पावर्ड बोर्ड उसको कहते हैं, उसकी सदारत जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं, लेकिन चेयरमैन FPSC जो है एज ए मेंबर उनमें शिरकत करते हैं और रिकमेंड करते हैं कि दीज ऑफिसर आर सुटेबल, क्योंकि उनकी प्रमोशन 22 ग्रेड में प्रमोशन देने का प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, लेकिन उसकी जो सिफारिशात तैयार करनी होती हैं वो चेयरमैन FPSC ने करनी होती है। अब चेयरमैन का ओहदा ना हो, यानी कि वहाँ पे इनकम्बेंट ना होने की वजह से इस एक तरफ तो ये इम्तिहानात में तातल का शिकार हैं, नए जो डिले आ रहा है, एग्जामिनेशन में भी उसकी वजह से डिले आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है, और हमारे जो पढ़े लिखे लोगों को मेरिट पे, अहलियत पे नौकरियां मिलनी है वो रुकी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि ऑफिसर जो सर्विस में ऑफिसर हैं, जिन्होंने अहम ओहदों पे तैनात होना है, मसलन उन्होंने सूबाई सेक्रेटरीज लगना है, RPOs लगना है, इसके अलावा उन्होंने फेडरल में सेक्रेटरी इंचार्ज लगना है, फेडरल सेक्रेटरी लगना है, उनकी प्रमोशनें रुकी हुई हैं और उनकी वजह से उनमें भी बदली पाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जो मतलूबा कोर्सेज हैं वो कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन उनके बाद ये बोर्ड जब नहीं होगा, ज़ाहिर जब चेयरमैन नहीं होगा तो हाई पावर्ड बोर्ड भी नहीं होगा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की मीटिंग भी नहीं हो सकती। तो इससे एक और काम भी ये करते हैं, जब ये इम्तिहानात लेते हैं तो उस पर एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि हमारे मुल्क में जो यूथ आ रही है, पढ़ी लिखी यूथ आ रही है, उसका IQ लेवल क्या है, वो किस तरह सोचती है, और वो अपने नए जो चैलेंजेस हैं, वो इंटरनेशनल जो चैलेंजेस हैं या पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह देखती है, और उनका स्टाफ क्या इस लायक है कि उनको रिक्रूट किया जाए हुकूमती मशीनरी में, क्योंकि उनको अहम ओहदों पर तैनात करना होता है, उन्होंने कल को अवाम के फैसले करने हैं, उन्होंने गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना है। हुकूमत जो है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, या जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, मतलब प्राइस हाइक है, आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की खात्मा करना है, आपने रेवेन्यू सर्विस को ठीक करना है, आपने क्राइम पे काबू पाना है, तो उनकी जो सरप्रस्त होते हैं या जिन लोगों ने उनको हेड करना होता है, जो CSP हैं, PSPs हैं, वो ये बाकी ऑफिसर हैं, उनको ये इन्होंने रिक्रूट करना था। उनके मजाज पर रिपोर्ट बना के ये सदर पाकिस्तान को भी देते हैं कि हमारा HR ये आ रहा है, वो जो है रिपोर्ट फिर क्वार्टर कंसर्न के साथ शेयर की जाती है कि आप अपने तालीमी निज़ाम को इस तरह डिज़ाइन करें कि वो जो फ्यूचर के हमारे टारगेट्स हैं या जो हमारे हमने हासिल करना चाह रहे हैं, चैलेंजेस हैं, उनको नबर्द आज़मा होना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें ये HR को पढ़ाना चाहिए। सुमरा साहब, इतने सारे आपने काम गिनवा दिए हैं कि इस कमीशन का काम होता है, ये होता है, ये होता है, इतने सारे काम हैं, 8 माह का अरसा गुजर गया है, कितना काम मुतासिर हो रहा है इस कमीशन का? देखिए, एक तो बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसर जो ग्रेड 19 से 20 में जाने हैं या 20 में 21 में जाने हैं, वो बेचारे अपने कोर्सेज करके बैठे हुए हैं, क्योंकि साल में 2 दफ़ा बोर्ड होते हैं ना। देखिए, 8 माह का तातल का मतलब है एक बोर्ड का अरसा तो खत्म हो गया, बिल्कुल। अब अगले में आएगा तो वो पाइल अप हो गए ना प्रमोशन के, तो वो किस तरह जो प्रमोट अहल ऑफिसर जो है उनमें बदली पाई जाती है। दूसरा, आप रिक्रूटमेंट है, पढ़े लिखे
अहल नौजवान जो हैं, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको एक ही फोरम है वफाकी महकमों में मुलाजमत देने का, जो मेरिट पे मिलती है, वो FPSC है। अब इसके पैरेलल जो है पंजाब की सूरत हाल भी देख लें। देखें, ये वहाँ तो FPSC है, पंजाब में PPSC है, सिंध में SPSC है, इस तरह KPK में भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह बलूचिस्तान का अपना है। जो उनकी सूबाई सर्विसेज हैं, प्राइम सर्विसेज, उन पे वो रिक्रूटमेंट करते हैं। अच्छा, उनका फोकस ये होता है, वो ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड 20 तक के ऑफिसर को करते हैं। हम पंजाब में जो है, ये फरवरी में लास्ट चेयरमैन थे, वो अपना ओहदा ख़त्म होने पर वो रिज़ाइन कर गए थे या उन्होंने छोड़ दिया था। अभी कल परसों जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज़ साहब को लगाया गया 2.5 माह बाद। अब हुकूमत की प्रायोरिटीज देख लें कि जहां पर मेरिट पे आपने मुलाजमतें पढ़े लिखे लोगों को देनी है, वहां पे आप चेयरमैन ही नहीं लगाते। सुमरा साहब, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि वो अफसरान जिनकी आगे तरक्कियां होनी है, वो तरक्कियां तो रुकी हुई हैं। एक जो बड़ा अहम इसके अंदर मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो उन नौजवानों का है जो CSS का एग्जाम देने के लिए तैयार बैठे हैं, जो अपनी तैयारी करके बैठे हैं। उनका मुस्तकबिल कहाँ देख रहे हैं? एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो नौजवानों की तालीम के लिए जो है उन्हें फैसिलिटेट कर रही है, उन्हें बाइक्स दी जा रही हैं, उन्हें लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ले लेंगे। एट द एंड जब उन्हें अपना फ्यूचर बिल्टअप करना है एक जॉब के लिए, CSS के एग्जाम्स के लिए, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनका फ्यूचर जो है वो कितना डिस्टर्ब होगा इस सवाल से? CSS का जो एग्ज़ाम है ना, वो आपका प्राइम एग्ज़ाम है, कम्पिटिटिव का प्राइम एग्ज़ाम है। उसके लिए स्टूडेंट जो होता है या जो भी कैंडिडेट है, उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको बड़ी किताबें खंगालनी पड़ती है, उसको करंट अफेयर पर नज़र रखनी पड़ती है, उसको बाकी जो भी सब्जेक्ट है, उसमें 6 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके कंपलसरी होते हैं। 600 के सब्जेक्ट जो हैं वो आप इलेक्टिव रखते हैं, इलेक्ट करते हैं कि सिलेक्टिव होते हैं कि आप सिलेक्ट करते हैं जो भी इनका क्राइटेरिया है। अब एक बच्चा जो है उसने मास्टर्स किया हुआ है, आपको पता है कि अब बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर CSS की तरफ आ रहे हैं। आप देखें, बहुत सारे आपके AC जो हैं, ASP जो हैं, इसी तरह फॉरेन सर्विस में लोग हैं, रेलवे सर्विस में हैं, पोस्टल सर्विस में हैं, इनलैंड रेवेन्यू में हैं। वो डॉक्टर्स इंजीनियर, वो कहते हैं जी डॉक्टर इंजीनियर तो बन गए हैं, लेकिन वहाँ स्कोप नहीं है और पावर्स नहीं है, क्योंकि CSS का जो स्टूडेंट है, जिसने CSS कर लिया है, उसको सोसाइटी में स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। आपको पता है ये पावर पॉलिटिक्स की सोसाइटी है, यहाँ तो राइट इज़ माइट है, तो उस वजह से वो इम्तिहानात के लिए तैयारी का उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सुमरा साहब, इस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स तो आपने हमारे साथ शेयर कर दी हैं कि वफाकी महकमों का क्या हाल है, और हमने इस हवाले से बात करने के लिए FPSC के मेंबरान से रब्ता करने की भी कोशिश की थी कि वो अपना क्या इस हवाले से हमें अपना मौक़िफ़ देते हैं, लेकिन उन्होंने बात करने से माजरत कर ली है। हमारे तमाम नुमाइंदगान जो हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? इस हवाले से आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपनी बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।